हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम 32वें दिन पे आ चुके हैं, यानी इसके पहले के 31 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम 32वें दिन में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के एक एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम एक प्रश्न को पूरे मॉडल आंसर के साथ देखेंगे और दूसरे प्रश्न को हम बेसिकली केवल स्ट्रक्चरिंग पार्ट उसका करेंगे और आपका ये काम होगा कि आप उसको लिखें और प्रॉपर जो 250 शब्दों का आंसर है वो आप लिख के इवेल्युएट खुद से करें। तो आगे बढ़ने से पहले जो एक महत्वपूर्ण सूचना होती है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी की प्री मेंस इसके अलावा इंटरव्यू सारी चीज़ें समग्र रूप में समय के साथ लाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मेरे अचीवमेंट्स देख सकते हैं। 2019 की जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। इसके अलावा मैंने IIT रुड़की से ग्रेजुएशन किया है। तो सीधे हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, आज हमारा जो प्रश्न होगा वो बेसिकली आपको क्या चीज़ इसमें सीखनी होंगी, आपको किस चीज़ पे ध्यान रखना होगा। पहली बात ये कि आपको स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान रखना होगा प्रश्न में, कि मैं स्ट्रक्चरिंग किस प्रकार कर रहा हूँ और आपको उसी प्रकार स्ट्रक्चरिंग करनी होगी। और जो दूसरी चीज़ है, आपको क्या करना होगा, जीएस पेपर 1 और 2 के कीवर्ड्स का यूज़ करना होगा। तो कीवर्ड्स भी आप समझेंगे कि किस तरीके का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्राफ्स और डायग्राम, ठीक है, ग्राफ्स और डायग्राम मौके पड़ने पे आपको अवश्य बनाने होंगे, जो कि आज आप उसको देखेंगे। और तीसरी बात, नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछने से पूर्व आप एक बार प्लेलिस्ट अवश्य देखें। प्री मेंस की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है और इसमें आप विभिन्न तरीके के लेक्चर सुन सकते हैं और इसमें लगभग सारे जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करने का प्रयास किया गया है। और आप हमारे जो आज का लेक्चर है उसके PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी हिंदी विद गौरव पे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण से गुजर रहा है। जीएस पेपर 1 का प्रश्न है, ठीक है, जिसके निहितार्थ बहुआयामी है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यानी अब देखिए एक चीज ये, एक बार मैं प्रश्न इंग्लिश में पढ़ देता हूं। इंडिया इज अंडर गोइंग अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द इम्प्लीकेशन ऑफ विच आर मल्टी प्रोंग्ड एनालाइज। देखिए एकदम छोटा सा प्रश्न है, मुश्किल से 15 शब्दों का, और आपसे मांग है 250 शब्दों में इसके आंसर को लिखने की। कुल मिला जुला के जब ये आप प्रश्न पढ़ें तो आपकी सोच क्या होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, मैं उस पर एक बार चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली बात देखिए, जो ये स्टेटमेंट है, भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, इसको आपको कम से कम 80 से 100 शब्दों में समझाना होगा। ये बात आपको समझना होगा कि प्रश्न की मांग है कि आप जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से भारत को गुजर रहा है, इसको बताएं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बहुआयामी निहितार्थ, जो भी बहुआयामी निहितार्थ हैं उसको प्रश्न में बताना है। अच्छा, निहितार्थ मतलब क्या होता है? निहितार्थ का मतलब होता है, इंग्लिश में बात करते हैं इम्प्लीकेशंस। देखिए लिखा है इम्प्लीकेशन, अर्थात वर्तमान में है भारत, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। बेसिकली आप ये समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, किस तरह की नीतियां बननी चाहिए। आपसे मांग कर रहा है कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, बेसिकली आप सुझाव क्या देना चाहते हैं वो बात प्रश्न में कर रहा है। तो इस बात को समझें। अब हम दृष्टिकोण देखते हैं। तो दृष्टिकोण में हम क्या करेंगे, भूमिका में जनसांख्यिकीय संक्रमण को समझा देंगे, बहुत कम शब्दों में, 25 से 30 शब्दों में जनसांख्यिकीय संक्रमण को समझा देंगे। फिर भारत जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, तो यानी जनसांख्यिकीय संक्रमण के साथ भारत की आपको अवस्था भी बतानी होगी, ठीक है, भारत कौन सी अवस्था में है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बहुआयामी निहितार्थ दिखे, तो मुख्य भाग है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और उसके निहितार्थ, इस पर चर्चा करनी है। निष्कर्ष क्या रखना है, नीति निर्माण में इन चीजों का कैसे उपयोग किया जाए। अभी आप लाइन से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत समझा देता हूं। देखिए बेसिकली जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत है वो यूरोपियन संकल्पना है और इसके तहत क्या किया जाता है, किसी भी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है, जैसे आप देख सकते हैं, ये अगर मैं जनसंख्या वृद्धि का कर्व एक प्लॉट करूं, यहाँ पे समय होगा और यहाँ पे वृद्धि दर, ठीक है, इस एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। वाई एक्सिस पे मैं वृद्धि दर को प्लॉट करता हूँ, एक्स एक्सिस पे समय को प्लॉट करता हूँ। तो समय के साथ कोई देश की जनसंख्या पहले कांस्टेंट रहती है, ये जनसांख्यिकीय संक्रमण बताता है। उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके बाद कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाती है और या तो गिरने लगती है। आप देखेंगे कुछ यूरोपियन देशों में अब जनसंख्या में गिरावट शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका जनसांख्यिकीय संक्रमण। ये देखिए ये कुछ स्टेजेस हो गए, 1 इसको बोलते हैं, इसको 2 स्टेज बोलते हैं, इसको 3rd स्टेज बोलते हैं, ये 4th स्टेज बोलते हैं। अब ये जो जनसंख्या में वृद्धि दर है जिसको मैंने ये बनाया है, ये किस तरह से होती है, ये क्यों होती है, कैसे होती है।
तो आप देखेंगे जब भी कोई देश होता है, पारंपरिक समाज होता है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब होती है। ठीक है, आप ऐसे इस बात को समझें। मैं अगर एक जन्म दर का प्लॉट करूं, जन्म दर को प्लॉट करूं, तो आप देखेंगे शुरू में किसी भी देश में पारंपरिक समाज है, कृषि है, वहां पे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है, तो लोग क्या करते हैं, जनरली अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करते हैं ताकि उनके समाज की एक स्थिति बनी रह पाए। आप देखेंगे अभी वर्तमान में कुछ अफ्रीका के देश हैं, वहां पे अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो 5 से 6 बच्चे पैदा करने का रिवाज है। ताकि क्यों? क्योंकि उनके बच्चों में जनरली क्या हो जाता है, इबोला हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, ढेर सारी वहाँ पे बीमारियाँ अभी भी जो जनजाति इलाके वहाँ पे प्रचलित हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उनकी जन्म दर शुरू में जो पारंपरिक समाज होता है तो बहुत हाई रहती है जन्म दर। तो मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ये स्टेज 1 में जन्म दर। इसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं स्वास्थ्य की चीज़ों में, और यहाँ पे मैं मृत्यु दर भी प्लॉट कर देता हूँ। जन्म दर बहुत अधिक और मृत्यु दर को भी प्लॉट कर देता हूँ, तो मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक। तो मैंने आपको जो बताया, क्योंकि स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब है और आप कह सकते हैं सफाई की व्यवस्था नहीं है। जैसे आप 1920 की स्थिति में अगर भारत को देखेंगे, 1920 की अवस्था में, तो आप देखेंगे भारत में प्लेग, स्पेनिश फ्लू काफ़ी उस समय चरम पे था। तो पारंपरिक समाज में मृत्यु दर, ये जो रेड लाइन होगी वो मृत्यु दर की लाइन होगी, जो ब्लू लाइन होगी वो आप कह सकते हैं जन्म दर की लाइन होगी। अब इसके बाद जब दूसरी स्थिति में आता है कोई समाज, थोड़ा सा डेवलप होता है, तो आप पे स्वास्थ्य की स्थिति बहुत जल्दी से सुधरती है। और स्वास्थ्य की स्थिति सुधरती है, आप कह सकते हैं भारत में 1930 के पश्चात, असहयोग आंदोलन के पश्चात आप देखेंगे भारत में आयातित दवाएं आए, आयातित दवाओं के द्वारा, उसके अलावा भारत में जो विदेशी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उसको लागू किया गया, टीकाकरण किया गया। तो इसके कारण ये जो रेड लाइन है, यानी जो मृत्यु दर है, वो तेजी से गिरनी चालू हो गई। ठीक है, मृत्यु दर को मैं तेजी से गिरा दे रहा हूँ। इसके बाद मृत्यु दर तेजी से गिरी और ये गिरते गिरते अब यहाँ पर पहुँच गई। उसके बाद तेजी से गिरने के बाद एक स्थिति में आके फिक्स हो जाएगी, क्योंकि बूढ़े लोग ही मरेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे जो 3rd स्टेज है, यहाँ पे स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु कम हो जाती है, और धीरे धीरे जब 4th स्टेज में पहुँचते हैं तो वृद्ध लोगों की मृत्यु दर में अधिक भूमिका निभाती है। तो ये रेड लाइन आप देख सकते हैं इस तरह से बढ़ रही है। अब ब्लू लाइन की बात करूँ, जन्म दर की, जब यहाँ पे मृत्यु दर में अचानक से कमी हो जा रही है, तब भी जन्म दर में अचानक से कमी नहीं होगी। इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, जन्म दर में अचानक से कमी नहीं होती है। उसका कारण क्या होता है, ये यहाँ से जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैंने ग्राफ बनाया, आप देख सकते हैं जन्म दर में अचानक से कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोगों में जो अभी भी आशंकाएं थी, डर थी कि यार अभी जन्म दर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समाज ही नहीं जी पाएगा। उस कारण से जन्म दर में कमी धीरे धीरे होती है। और आप देखेंगे ये जो इलाका है, जो बीच में जो गैप है जन्म दर और मृत्यु दर का, वो काफ़ी बढ़ चुका है, और इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बेसिकली जनसांख्यिकी ट्रांजिशन आप इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया, और आप इसको ढंग से और जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, आप गूगल करके अन्य जगह से इसको पढ़ें, इसके बारे में समझें। प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ और प्रश्न अब समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने देखिए क्या लिखा जो चीज़ आपको समझाई उसी से इंट्रोडक्शन लिख दिया कि जनसांख्यिकी संक्रमण एक समयावधि में किसी देश के जनसंख्या में हुए परिवर्तन को संदर्भित करता है। सिंपल छोटी सी बात, आपने देखा होगा यहाँ पे ग्राफ में मैंने क्या बताया, समय के साथ जनसंख्या में जो भी परिवर्तन यहाँ पे ऐसे आया है। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बनाया, उसी को मैंने बताया। ठीक है, इसे चित्र में दी गई 4 अवस्थाओं से समझा जा सकता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको जनसांख्यिकी संक्रमण बताना होगा, लेकिन आप लिखने बैठ जाएंगे अवस्था 1 पारंपरिक समाज, अवस्था 2 थोड़ा सा डेवलप हुआ, अवस्था 3 कुछ और डेवलप हुआ, अवस्था जो 4 है उसमें और भी कुछ चेंजेस हुए। आप इस तरह से चीज़ों को बताना शुरू कर देंगे तो आप जनसांख्यिकी संक्रमण समझाने में ही पूरा आंसर खत्म कर देंगे, जबकि आंसर की मांग वो नहीं थी। तो मैंने क्या किया, चित्र बनाया और चित्र के माध्यम से समझा दिया। जो मैंने आपको दिखाया था, देखिए जन्म दर शुरू में ये जनसंख्या वृद्धि दर है। देखिए ग्राफ, ये जो पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि दर है, तो आप देखेंगे शुरू में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत स्लो थी। पहले स्टेज में क्यों बहुत स्लो थी, क्योंकि जन्म दर बहुत ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, तो जनसंख्या वृद्धि दर बहुत स्लो थी। दूसरे स्टेज में आप देखेंगे ये जो मृत्यु दर का ग्राफ है ये तेजी से गिर गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन जन्म दर का ग्राफ बहुत स्लोली गिरा है, मैंने वो भी आपको समझा दिया है। तीसरे स्टेज में मृत्यु दर में अब गिरावट थोड़ी कम हो गई है, ठीक है, और जन्म दर में गिरावट तेजी से आई है। और उसके बाद चौथे स्टेज में दोनों लगभग एक दूसरे के आसपास कम अधिक चलते रहते हैं। तो आप देखेंगे 4 स्टेज में कुल जनसांख्यिकी संक्रमण है। अब भारत कहाँ पे है, क्योंकि बोल रहा है भारत जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्था से गुजर रहा है, तो भारत 2 स्टेज पार कर चुका है। भारत तीसरी अवस्था में यहाँ पर कहीं है,
ठीक है, यहाँ पर या हम कह सकते हैं एकदम एंड पॉइंट पे यहाँ पर आ चुका है, लगभग चौथे के शुरुआत में यहाँ पर आप भारत को मान सकते हैं। ठीक है, तो भारत इस पॉइंट पे है, यानी जन दर अभी थोड़ी सी अधिक बनी हुई है। और NFHS 4 के आंकड़ों को देखेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.18 बताया गया है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के लगभग आसपास पहुंच चुके हैं हम। तो इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, अब देखिए भारत तो यहाँ पर है, लेकिन भारत में भी इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में आप दक्षिण भारत के राज्यों को देखेंगे तो स्टेज 4 पे पहुंच चुके हैं। जैसे आप केरला में देखेंगे तो केरला में अब जनसंख्या इस समय मानी जा रही है कि 2021 के बाद अब जब जनगणना होगी तो अब जनसंख्या वहां पे गिरावट चालू हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये पहुंच चुके हैं चौथे स्टेज में। जो दक्षिणी भारत के राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये चौथे स्टेज में पहुंच चुके हैं। कुछ राज्य इसमें चौथे स्टेज की शुरुआत में है और कुछ राज्य चौथे स्टेज पे आगे बढ़ चुके हैं। जबकि उत्तर भारतीय राज्य, जैसे आप बिहार देखेंगे, जैसे यूपी देखेंगे, तो वो अभी क्या है, तीसरे स्टेज के मध्य में है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। जैसे आप बिहार की अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो 3.2 या 3.3 2011 की जनगणना में थी। तो इस बात को आप समझें कि भारत में भी जो जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं वो अलग अलग राज्यों के आधार पर हैं। और अब आपने ये समझा दिया, मैंने देखिए ये मैप्स, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से ही चीज़ों को समझा दिया और मैंने अलग से इसके कुछ पॉइंट नहीं लिखे। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा आंसर छोटे में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी थी ग्राफ की, और जब ग्राफ की आप हेडिंग डालें तो उसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर दें, क्योंकि आप जनरली एक ही पेन से एग्जाम में लिखते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं एवं भारत तथा भारतीय राज्यों की स्थिति। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या बता दिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। आप चाहें तो आप कुछ नहीं करिए, अगर आपको और आसान रिप्रेजेंटेशन करना है तो जैसे मैंने कहा कि मैप और डायग्राम का यूज करिए। तो सिंपल मैप बनाइए, यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये थर्ड स्टेज या मिड ऑफ थर्ड स्टेज ऐसे लिख दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम में है, या हिंदी मीडियम में आप लिख दीजिए तीसरे अवस्था के मध्य में, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए फोर्थ स्टेज यानी चौथी अवस्था। ठीक है, इस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत में भी विभाजन आप मैप से भी दिखा सकते हैं। अब मैंने क्या लिखा, मुझे देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण समझाना था, मैंने समझा दिया इंट्रोडक्शन में छोटे में। अब बताना है कि भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी थी कि भारत की स्थिति ये है, यानी भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और अब मैंने उसी बात को थोड़ा समझा दिया। मैंने बोला था आपसे 80 से 100 शब्दों में लगभग आप इसको समझा देंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार भारत की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.18 है, जिससे यह जनसांख्यिकी संक्रमण की तीसरी अवस्था में प्रतीत होता है। तो मैंने बता दिया ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण की अवस्थाएं हैं, बेसिकली ये जन्म दर और टोटल फर्टिलिटी रेट इसी के हिसाब से डिसाइड होती है। तो मैंने वो बात बता दी कि 2.18 के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत तीसरी अवस्था में अभी प्रतीत है। हालांकि जनसांख्यिकी संक्रमण पूरे भारत में एक समान नहीं रहा है तथा उत्तर भारतीय राज्य, उदाहरण उत्तर प्रदेश, बिहार आदि संक्रमण की तीसरी अवस्था, जबकि दक्षिणी राज्य संक्रमण की चौथी अवस्था में है। तो मैंने सीधे बात यहाँ पे एक पैराग्राफ में और बता दिया कि भारत में भी जनसांख्यिकी संक्रमण का अंतर विद्यमान है। उत्तर भारतीय राज्य कुछ अलग कर रहे हैं और दक्षिण भारतीय राज्य कुछ अलग कर रहे हैं। अब इसके निहितार्थ आप देखिए, इसके निहितार्थ देखिए। अच्छा, आप बताइए निहितार्थ समझेंगे कैसे? मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि आप इसको समझेंगे कैसे, तो आपको बेसिकली समझना किस प्रकार है, यही समझना है कि मान ये थर्ड स्टेज है तो यहाँ पे हमारी जनसंख्या किस प्रकार होगी। आप देखिए छोटे बच्चे, आप जब भी हम जनसांख्यिकी संबंधित कोई प्रश्न लिखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी आयु वर्ग जो भारत में डिवीजन है वो 3 भागों में, 0 से 14, 15 से 59, फिर 60 से ग्रेटर 60। इसको बोलते हैं हम कार्यशील जनता, ठीक है, इसको बोलते हैं आप जो वृद्ध जनसंख्या, और इसको बोलते हैं किशोर जनसंख्या। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। अब जब आपको इस जनसांख्यिकी विश्लेषण में इसका आंसर लिखना है, विश्लेषण कीजिए, बोला है ना निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। जब आपको ये विश्लेषण लिखना है तो बेसिकली आपको सोच क्या रखनी है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है 0 से 14 साल की जनसंख्या में क्या हो रहा है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको देखना है, उस आंकड़ों के अनुसार आपको निहितार्थ लिखने हैं। दूसरा, 15 से 59 वर्गों की जनसंख्या में क्या हो रहा है, आंकड़े घट रही है, बढ़ रही है, वो लिखना है। तीसरा, ग्रेटर देन 60 वाले में क्या लिखना है, वो घट रही है, बढ़ रही है, उसको लिख देना है। एक पैराग्राफ मैंने यहां ही बता दिया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो अंतर है उस पर आप एक पैराग्राफ में एक पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप वित्त आयोग को लिख सकते हैं कि वित्त आयोग का जो राजकोषीय हस्तांतरण है वो जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो वित्त आयोग को इस बात पे ध्यान रखना होगा कि दक्षिणी राज्यों को नुकसान न हो। और आप देखेंगे जो 15वें वित्त आयोग की मांग थी, वो 15वें वित्त आयोग ने इसीलिए 2011 की जनगणना का प्रयोग
किया है। इसके पहले के जो भी वित्त आयोग थे वो 1971 की जनगणना का प्रयोग करते थे और इसमें क्या होता था, उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक लाभ होता था। लेकिन अब जो वित्त आयोग आया नया, उसने क्या किया 2011 की जनगणना का प्रयोग किया है। 1971 की जब जनगणना का प्रयोग करते थे, सॉरी मैं एक चीज गलत बोल गया, जब 1971 की जनगणना का प्रयोग करते थे तो दक्षिणी भारतीय राज्यों को लाभ होता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल कर लिया था और 1971 के पश्चात आप देखेंगे उत्तरी भारतीय राज्यों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन उत्तरी भारतीय राज्यों की मांग देखते हुए इस बार क्या किया गया, 2011 की जनगणना का प्रयोग किया गया है। तो आप देखेंगे जो वित्तीय हस्तांतरण है उसमें उत्तरी भारतीय राज्यों को लाभ होगा। इस तरह से आप निहितार्थ करके लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है युवा कार्यबल पे, दूसरा पॉइंट लिखा है बच्चों के कार्यबल पे जो 0 से 14, तीसरा पॉइंट लिखा है जनसंख्या एजिंग यानी वृद्ध पे, आप देख सकते हैं यहीं पे, और चौथा पॉइंट लिखा है उत्तर भारत दक्षिण भारत में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से, और फिर पांचवा पॉइंट लिखा है जो आगे कुछ समस्याएं होने वाली हैं। अब हम देखते हैं कैसे मैंने इस बात को लिखा है। तो मैंने क्या किया, हेडिंग डाल दी संक्रमण के बहुआयामी निहितार्थ और इसको बक्से में बंद कर दिया। मैंने क्या लिखा, संक्रमण की यह अवस्था युवा कार्यबल की अधिकता से युक्त है, यानी यहां पर आपके पास युवा कार्यबल बहुत ज्यादा है, ग्रेटर देन 62 करोड़ युवा भारत में है। अतः जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये चीजें कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखिएगा। आप इन आंसरों को लिख रहे हैं जनसांख्यिकी के, तो जनसांख्यिकी लाभांश, ठीक है, जनसांख्यिकी समस्याएं, ये आपका आंसर में होना ही चाहिए। इस बात को अवश्य आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप इस बात को देखिए, तो मैंने क्या लिखा, जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने हेतु विनिर्माण, मेक इन इंडिया तथा आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार असेंबल इन इंडिया का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने करंट अफेयर से भी इसको लिंक कर दिया और आपने 2019 का, अगर जो कि मुझे उम्मीद है आपने अवश्य पढ़ा होगा, हाल में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें बात की गई है, उसमें बोला गया है कि मेक इन इंडिया के साथ साथ असेंबल इन इंडिया को एकीकृत किया जाए। मैंने वही बात यहाँ पे लिख दी कि युवा जनसंख्या को आपको रोजगार देना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 62 करोड़ युवा हैं, तो इसके जनसांख्यिकी लाभांश के लिए आपको क्या करना होगा, इनको रोजगार देना होगा। रोजगार कैसे दे पाएंगे, मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया से जोड़ दीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बच्चों पे लिख दिया, यहाँ पे आप 1 2 चाहें तो पॉइंट्स ही डाल दें, ज्यादा अच्छा रहता है। बच्चों की संख्या में गिरावट हो रही है, ठीक है। अब 0 से 15 साल के बच्चे आप देखेंगे तो उनकी संख्या कम हो रही है। इसके क्या निहितार्थ होंगे, इस पे समझिए। अतः प्राथमिक स्कूलों का एकीकरण मतलब कम संख्या में परंतु उन्नत अवसंरचना। आप देखेंगे जो नई हमारी शिक्षा नीति आई है, ये सारे पॉइंट देखिए इधर उधर से चीजें ली जाती हैं, जो आप पढ़ते हैं उन चीजों को एक जगह आपको आंसर राइटिंग में एकत्रित करना होता है। और ये कला जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इधर उधर की चीज़ें कैसे एक जगह से मैं लिख पाता हूँ, आप उसको सीख पाएंगे। और इसके लिए आपको रेगुलर, जो मैं कह सकता हूँ रेगुलर प्रैक्टिस अनिवार्य है। तो देखिए मैं इसको समझाता हूँ एक बार। जो नई शिक्षा नीति है 2019 की, जो नई शिक्षा प्रस्तावित है नई शिक्षा नीति, उसमें कहा गया है प्राथमिक विद्यालयों को, देखिए पहले क्या था, जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें क्या था, और जो आरटीई एक्ट था, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर या जो भी है एक स्कूल होना चाहिए, यानी इस घेरे में एक स्कूल होना चाहिए, ऐसी बात कही गई थी, ठीक है। अब क्या है, अब कहा जा रहा है कि यार इस घेरे में इतने बच्चे रह ही नहीं गए, जो 1 वर्ग किलोमीटर या जो भी एरिया था उसमें बच्चे रह ही नहीं गए, तो क्या किया जाए, 2-3 स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल बना दिया जाए, बढ़िया बीच में कहीं पे लोकेशन अच्छा कर दिया जाए, या फिर वहीं जो भी इन दोनों में से जो अच्छे अवसंरचना वाला स्कूल है इसमें कर दिया जाए। अलग अलग करने से क्या होता था, संसाधनों का दोहराव होता था, टीचरों की कमी हो जाती थी, बड़ी समस्याएं होती थी। एक कर देंगे तो क्या होगा, आप अच्छी अवसंरचना, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उतने में ही दे पाएंगे। तो नई शिक्षा नीति ये बात भी कहती है, खास करके आप जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, उसमें देखेंगे, उसमें ये चीज अब शुरुआत कर दी गई है। तो मैंने उसी को लिखा, मैंने क्या लिखा, बच्चों की संख्या में गिरावट तथा प्राथमिक स्कूलों का एकीकरण, कम संख्या परंतु उन्नत अवसंरचना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है। तो अब क्या है भाई, बच्चों की संख्या घट रही है लेकिन युवाओं की संख्या बढ़ रही है, तो इनको क्या चाहिए, मैंने वही लिखा, यहाँ पे एम्स था, एम्स, IITs, IIMs की संख्या तथा स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटरों में वृद्धि आवश्यक है। तो मैंने यही बात बताई कि जो मध्य उम्र वाली जनसंख्या है इसके लिए आपको क्या करना होगा, एम्स, IIT और IIMs खोलने होंगे, साथ में आपको क्या करना होगा, इंक्यूबेशन सेंटर खोलने होंगे, ताकि स्टार्टअप्स भारत में, स्टार्टअप इंडिया लागू हो सके। फिर एक पॉइंट वृद्धजनों के लिए लिख दिया, भविष्य में जनसंख्या एजिंग की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि सेक्टरों पर उचित फोकस अनिवार्य है। तो मैंने ये बात बता दी कि भाई भविष्य में ये जनसंख्या वृद्ध होगी और वर्तमान में भी आप देखेंगे तो भारत में वृद्धिशील जो
वृद्ध जनसंख्या उसकी समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे वर्तमान में 7% से अधिक वृद्ध जनसंख्या है भारत में। तो मैंने इसी को बता दिया सिंपल सा कि ऐसा ऐसा आपको उचित फोकस उन लोग के लिए क्या आवश्यक है, उन लोग के लिए भाई सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, उन लोग का बीमा होना चाहिए, ठीक है, उन लोग के स्वास्थ्य के लिए वेलनेस सेंटर होने चाहिए, वृद्धाश्रम होने चाहिए, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब जो चौथा पॉइंट है मैंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के गैप के कारण लिख दिया। तो मैंने क्या लिखा, उत्तर भारत में युवाओं की अधिक संख्या तथा कम रोजगार की स्थिति, उनका दक्षिणी राज्यों में पलायन या फिर आप लिख सकते हैं प्रवसन, ठीक है, पलायन भी एक अच्छा वर्ड है, पलायन भी यूज करें, कीवर्ड अच्छे हैं ये, पलायन की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में प्रवसन हेतु स्पष्ट नीति की आवश्यकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि भाई ऐसा है प्रवसन हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पष्ट नीति चाहिए। फिर अब बताया अगला पॉइंट पांचवा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन आदि को देखते हुए वर्तमान श्रम बल की रीस्किलिंग, देखिए रीस्किलिंग आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कुछ सालों में जो वर्तमान जो आपके पास स्किल्स हैं वो काम की नहीं होंगी और आपको नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक, इन चीज़ों में आपको जब स्किल्स मिल जाएंगी तभी आप भविष्य के कार्यबल में शामिल हो सकेंगे। मैं नहीं कहा जो वर्तमान कार्यबल है उसकी रीस्किलिंग करिए। उदाहरण के तौर पे एक योजना चल रही है फ्यूचर स्किल प्राइम, ये किसकी योजना है, नेस्कॉम की पहल है, फ्यूचर स्किल प्राइम, नेस्कॉम और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, बेसिकली रीस्किलिंग की जा रही है आईटी सेक्टर की जो युवा है उनकी। तो मैंने वही बता दिया, एक योजना और अनिवार्य है। तो मैंने ये करके अपने जो 5 निहितार्थ थे उसको बता दिया। अब मैं क्या करूंगा, निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष क्या लिखूंगा, आगे की राह वही लिख दिया। देखिए स्पष्ट है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के बहुआयामी निहितार्थों को देखते हुए नीति निर्माताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस आदि के माध्यम से आंकड़ों पर आधारित नीतियों की आवश्यकता है। तो मैंने भी कहा जो नीतियां आप बनाइए वस्तुनिष्ठता आधारित नीति बनाइए ताकि जो भी इससे निहितार्थ हैं इसके भारत में नकारात्मक प्रभाव ना हो, प्रतिकूल प्रभाव ना हो, बल्कि अच्छे प्रभाव। अब हम चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जिसमें हम केवल स्ट्रक्चरिंग करेंगे, प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न क्या है, भारत में उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तंत्रों पर प्रकाश डालते हुए उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। साथ ही भारत में एडीआर के ढांचे में आगे और सुधार लाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं। हाईलाइटिंग डिफरेंट alternative dispute resolution mechanism available in India, explain their importance, also mention different measures that have been adopted to further improve the framework of ADR in India। तो आपको बेसिकली क्या बताना है, वर्तमान में ADR क्या है, ठीक है, उनका महत्व क्या है, ADR के ढांचे में और अधिक सुधार के लिए सरकार ने क्या उपाय किया है, इन चीज़ों का आपको डिस्कशन करना है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आपका क्या होना चाहिए, ADR को ही समझा देना चाहिए इंट्रोडक्शन में। एडीआर क्या है बता दिया। क्या बताएंगे, जो गैर न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा विवाद समाधान के तंत्र हैं उनको बोला जाता है एडीआर। तो इंट्रोडक्शन बहुत शानदार और छोटा सा हो जाएगा, इसी को एक्सप्लेन करके लिखिए। अब बोल रहा है भारत में उपलब्ध विभिन्न एडीआर तंत्रों पर प्रकाश डालते हुए उनके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो आपको कुछ एडीआर तंत्रों पर प्रकाश भी डालना है, तो प्रकाश क्या डालेंगे, एडीआर तंत्र। सेकेंड एआरसी ने, आप देखेंगे सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे, सेकेंड एआरसी ने अपने रिपोर्ट में विभिन्न एडीआर तंत्रों की बात की है। मैं सीधे सीधे उन्हीं को उठा के लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, देखिए ग्राम पंचायतें। अच्छा एडीआर का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जनरली क्या होता है, पारंपरिक तौर पर आपको कोई विवाद होता है, मान लीजिए मेरा और आपका विवाद हो गया, तो हम आप मुझे न्यायालय लेके जाएंगे। मान लीजिए मैं कुछ यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको लगा कि ये तो आपने किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के बारे में बोल दिया, तो आप मुझे न्यायालय खींच ले जाएंगे। अब मान लीजिए न्यायालय के बगैर कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जहाँ पे हम अपने मामलों का बैठ के समाधान कर लें, आपकी दिक्कतें मैं दूर कर दूँ, उसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मतलब गैर न्यायालयी प्रक्रिया द्वारा आपका विवाद समाधान हो जाए। अच्छा अब देखिए पंचायतें, ग्राम पंचायतें ये भी एडीआर का काम करती हैं। आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे जो विवाद होते हैं वो पंचायत बैठा के सुलझा देते हैं, ठीक है। जनरली आप देखेंगे किसी के खेत में किसी ने पानी खोल दिया या फिर किसी की मेड़ तोड़ दी, इन विवादों का समाधान आप देखेंगे जनरली ग्राम पंचायतें बहुत अच्छे तरीके से कर देती हैं। इसके अलावा लोक अदालतें, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद जो राज्यों के विवाद होता है या फिर राज्य और केंद्रों के बीच विवाद होता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से बैठ के उसको सुलझाया जाता है। वित्त आयोग, कोई राजकोषीय विवाद हुआ राज्यों और केंद्रों के बीच में, तो वित्त आयोग उसको सुलझाता है। और हाल में ही न्यू दिल्ली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर एक बना है, इसका NDIC फॉर्म है, आप देखें इसको। ये भी एक
वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। तो इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है, एक एक लाइन मन करें लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, काम चलेगा। एक एक लाइन लिख देना चाहिए वैसे, क्योंकि बोला है प्रकाश डालें, तो प्रकाश डाले में आप क्या लिखेंगे, लोक अदालतों के बारे में सिंपल एक लिख देंगे कि नालसा के तहत इसे क्या किया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायतें लिखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे मोटे जो सिविल डिस्प्यूट है उसको सुलझा देती हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, अंतर्राज्यीय परिषद जो मैंने आपसे बोला वही पॉइंट आप एक एक करके लिख देंगे। तो प्रकाश डाल दिया। अब इनके महत्व की व्याख्या, इनका महत्व क्या है, तो देखिए कम लागत लगती है, कोर्ट में जाएंगे तो वकील, आपको पता ही है, जैसे आप बड़े वकील किसी राम जेठमलानी के पास पहुंच गए तो आपसे ये डिस्कस करने का कि आपका केस क्या है, 50 लाख रुपए मांगेंगे, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो कम लागत, इसमें लागत नहीं लगती है, तत्कालिक समाधान हो जाता है, मुद्दों में तत्कालिक समाधान। आप देखिए, आप गए, बात किया, पंचायत बुलाई, या फिर पंचायत ही नहीं, आपने आपसी में डिस्कस किया और एक तीसरे आदमी को बैठा लिया मध्यस्थ, और उससे बैठ के आपने क्या किया, डिस्कस करके विवाद समाधान कर लिया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ये एडीआर तंत्र, ये तो मैंने सेकंड एआरसी के अनुसार लिखा है, ग्राम पंचायतें, लोक अदालतें, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, एनडीआईसी, ये सेकंड एआरसी में वर्णित कुछ विवाद एडीआर मैकेनिज्म है। आप चाहें तो आपको अगर डिफिनीशन याद है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मध्यस्थता, ठीक है, मतलब मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, इंग्लिश मुझे, हिंदी में इसके नाम याद नहीं आ रहा है, आर्बिट्रेशन और रिकॉन्सिलिएशन, ये भी कुछ विवाद निवारण तंत्र होते हैं। आप चाहें तो इससे भी आंसर को फ्रेमवर्क दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लस लोक अदालतें आप लिख दें, ये 4 पॉइंट, या फिर आप क्या करें, इन चीजों को लिख दें। तो जो भी आपको उचित लगे, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं महत्व लिखना है, तो महत्व क्या होगा, कम लागत, तत्कालिक समाधान, विवाद समाप्त हो जाता है और विन विन सिचुएशन मिलती है। मतलब इनमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है कोर्ट ने निर्णय दे दिया आप लागू कराना है, इसमें होता है कि दोनों पक्ष मिल बैठ के मामला सुलझाते हैं, सहमति से मामला सुलझता है। बेसिकली ये समझना होगा कि सहमति अनिवार्य है, यानी सामाजिक जो ढांचा है वो सामाजिक ढांचा टूटता नहीं है और सहमति से मामलों को निपटा लिया जाता है, यानी विन विन सिचुएशन होती है, कोई पक्ष हारता नहीं है। प्राकृतिक न्याय आधारित होता है, जैसे आप देखेंगे जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट क्या होती हैं, सिविल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, 50 जो एक्ट हैं, सीआरपीसी, आईपीसी, इनके माध्यम से कार्य करती हैं। लेकिन ये जो एडीआर तंत्र है ये क्या करते हैं, प्राकृतिक न्याय पर आधारित होते हैं। न्यायालय में लंबित वादों को कम कर सकता है जो इसका चौथा महत्व है। आप देखेंगे वर्तमान में 3 करोड़ मामले लंबित है न्यायालय में, मैंने कुछ क्वेश्चंस में इसको डिस्कशन किया है, ये मामलों को लंबित में कम कर सकता है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा भारत में सुधार कर सकता है। आप देखेंगे भारत में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका जो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है उसका एक महत्वपूर्ण जो अवयव है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट सामान्यतः कौन करता है, न्यायालय करता है। अब न्यायालय के पास इतना समय नहीं है, न्यायालय कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, मान लीजिए कोई 2 पक्षों में विवाद हुआ, न्यायालय क्या करता है, 15-20 साल लगा देता है, उतने में वो कंपनी डूब चुकी होती है। अगर एडीआर तंत्र अच्छे से काम करे तो क्या हो सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है वो जल्दी हो सकता है, ठीक है। इस बात को देखिएगा, इस बात को आपको ये एक्सप्लेन करके लिखना है। अब बोला है साथ ही भारत में एडीआर के ढांचे में आगे और सुधार लाने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है और सुधार लाने के लिए भारत में क्या कर रहे हैं। तो भारत में और सुधार लाने के लिए आप कुछ बताना भी तो पड़ेगा, मतलब ये बिटवीन द लाइन आप प्रश्नों की बात करें तो एक प्रश्न की मांग ये भी तो है कि और सुधारों की आवश्यकता क्यों है। तो आप क्या बताएंगे, कुछ कमियां बता देंगे, ज्यादा कमियां नहीं बतानी है क्योंकि प्रश्न की मांग कमियां नहीं पूछा है। 1-2 कमियां बता देंगे कि वर्तमान में आप देखें एडीआर तंत्रों में बाध्यकारी निर्णय का अभाव और निर्णयों में देरी जो कि न्यायालय के समान ही है, और भ्रष्टाचार आदि कुछ समस्याएं विद्यमान हैं, जिसके लिए भारत क्या कर रहा है, एडीआर ढांचे में सुधार हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाए गए हैं, सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 80 क्या कहता है कि कोर्ट में मामला जब भी ये जो भी कोर्ट है, जो न्यायालय है, अपने समक्ष मामलों को एक बार जरूर देखेगा, कोशिश करेगा एडीआर तंत्रों के मामले से मामला सुलझाया जाए, ठीक है। तो ये सीआरपीसी अनिवार्य बनाता है, जो सीआरपीसी की धारा 80 है, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, देखें इसको आप एक बार और डिटेल में पढ़ें। इसकी जो धारा 80 है वो अनिवार्य बनाती है न्यायालयों के लिए कि एडीआर के मामले से मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे। नालसा के तहत लोक अदालत, नालसा मतलब क्या है, अरे मुझे अभी इसका फुल फॉर्म नहीं याद है, जो भी हो, नालसा के तहत लोक अदालतों का गठन किया गया है। लोक अदालत अधिनियम लागू कर दिया गया है 1987, ठीक है, निःशुल्क न्याय के तहत। तो आप देखेंगे ये बात की गई। फिर मैंने वही बताया, न्यू दिल्ली जो सेंटर बनाया गया, न्यू दिल्ली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर जो बनाया गया हाल में ही। इसके अलावा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 2016 लाया गया।
इसके अलावा फैमिली कोर्ट आप देखेंगे, फैमिली कोर्ट में जो भी तलाक और संपत्ति संबंधित जो विवाद होते हैं इसके माध्यम से सुलझाए जाते हैं, तो ये आप बता देंगे, ठीक है, जो विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आप निष्कर्ष में बता देंगे और कुछ चीजें की जाएं। निष्कर्ष में जैसे आप कह सकते हैं ई गवर्नेंस का प्रयोग, और आप कह सकते हैं डाटा मैनेजमेंट अच्छे से हो, कुछ बाध्यकारी निर्णय के प्रभाव हो इसमें, ठीक है। इन चीजों को आप चाहें तो बता सकते हैं और अपना एक अच्छा निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चरिंग से भी आपको फायदा मिल रहा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य रखें और बताएं कि आपको और किन चीज़ों की आवश्यकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि कृपया इस चैनल के जो वृद्धि है, इसका जो हम ग्रोथ कर रहे हैं, इसमें अपना योगदान दें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करवाएं। और इसके साथ साथ आप जो भी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ें अब होनी चाहिए, ये चीज़ें समस्या आ रही हैं, उसको मैं डिस्कशन करने का प्रयास करूँगा। समय के साथ कुछ लाइव क्लासेस भी होंगी जिसमें जो स्ट्रेटजिक और जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको डिस्कशन किया जाएगा। धन्यवाद।